एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन इन वन शॉट। ये बोल सकते हैं कि क्विक रिवीजन करें, क्योंकि डिटेल में हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए फटाफट, हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है सॉल्यूशन? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का जो नॉन रिएक्टिंग है, यानी वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वो है दो, एक सोलवेंट एक सोल्यूट। सोलवेंट क्या है? जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और सोल्यूट क्या है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे दिखाएंगे। तो देखो, फर्स्ट है इसका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? मास बाय मास इंटू 100। जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना उसको हम ऊपर रखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल मास इंटू 100। ये आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करेंगे? वॉल्यूम की टर्म्स में निकालेंगे। ऊपर उस कंपोनेंट का वॉल्यूम जिसका हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, लाइक सोल्यूट है, सोलवेंट है, जोन सा भी है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। उसके बाद है पीपीएम। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये उन केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी उसको परसेंटेज में निकालते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी आती है। तो वहाँ पर हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास, मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है x2। 2 और 1 क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पहले भी। 1 होता है सोलवेंट के लिए यूज़ करते हैं और 2 हम सोल्यूट के लिए यूज़ करते हैं। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट निकालना है तो ऊपर लेंगे हम n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ पर जैसे एक्स ए और बी लेके बताया है। एक्स ए होएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए कैसे निकलेगा? डब्ल्यू ए बाई एम ए, यानी जो गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है तो उनका टोटल अगर हम सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। फिर आता है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम चेंज होता है विद टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। इसमें हमने क्या किया है, जैसे ऊपर इसमें लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर लेंगे मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एम से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एम से। अब जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास जब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। उसके बाद आता है सोल्यूबिलिटी। अब ये सोल्यूबिलिटी क्या है देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ के ऊपर। देखो, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी लाइक डिजोल्व लाइक। मैंने बताया था पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होता है। और अगर हमें अच्छे से याद रखना है तो ये देखो, अगर डिसोल्यूशन यानी मिक्स करने, जब हम उसे मिक्स कर रहे हैं, अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर, और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उस टाइम पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है विद टेम्परेचर। प्रेशर हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड क्या होता है? हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसकी वजह से प्रेशर के ऊपर उसका कोई अफेक्ट नहीं होता। अब ये थी बात सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब हम करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी हम अगर क्लोज कंटेनर में लेते हैं तो लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर लगाया जा रहा है उस गैस के द्वारा, उसकी गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो इसमें क्या आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दे दिया हेनरी लॉ का, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है X। यहाँ पर
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया और यहाँ पर यूज़ कर लिया के एच जो है हमारा हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, उसके बाद है जैसे हम वैल्यू कर लेते हैं के एच की, अगर के एच की वैल्यू कम है इट मीन्स क्या है, जो सोल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है, और अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स क्या है, सोल्युबिलिटी कम है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है, मतलब के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। अब देखो वेपर प्रेशर और रोल्स लॉ क्या होता है। रोल्स लॉ कैसे बताता है वेपर प्रेशर के बारे में, ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के, यानी उसकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डिपेंड करता है। जैसे हमने हेनरी लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। सेम यहाँ पर भी है, लेकिन उसने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर ले यूज़ किया KH जो होता है हेनरी कांस्टेंट। इसने क्या किया, कांस्टेंट लगाने की बजाय इसने लगा दिया PA नोट और PB नोट। अब PA नोट, PB नोट, PB ये सब कुछ है क्या, पहले ये देखते एक बार। जो PA है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन। PA नोट है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, जब वो अकेला होता तब। और XA हमें पता है मोल फ्रैक्शन है। सेम ऐसे PB वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, और XB आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हमें टोटल प्रेशर निकालना, तो हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रखा है, जो क्या कहता है P टोटल होएगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर का अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा P टोटल, यानी PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करते हैं हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा PA नोट प्लस PB नोट माइनस PA नोट इंटू XB। उसके बाद आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अभी आइडियल सोल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन कहलाते हैं जो रोल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करते हैं हर टेम्परेचर हर प्रेशर के ऊपर, तो उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, वो सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो ऐसा कर पाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल में भी हमने पढ़ रखा है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला। अब हम बात करेंगे इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वही होती है जो ए और बी के बीच में होती है। नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, जो ए बी इंट्रैक्शन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ए और बी, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन की बात करी गई है। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग है जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर की वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, बल्कि उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू हमें वेपर प्रेशर की मिलती है, तो वो होएगा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन क्या होएगा, अगर ए बी इंट्रैक्शन है वो अच्छी है यानी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ए एंड बी, तो क्या होगा, ए और बी में इंट्रैक्शन कम थी और जो ए बी बना है यानी जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा आ गई है, चाहे वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोई और बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो सॉल्यूशन में से लिक्विड से वेपर फॉर्म में इजीली नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पर हमारे जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी जब हम मिक्स करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट को तो उस टाइम पे हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रहा है। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ना हीट रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और नेगेटिव में ये वैल्यू लेस देन 0 होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हैं तो वो वही वैल्यू आती है जो उन दोनों का टोटल होता है। ठीक है, यानी उसको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, पॉजिटिव डेविएशन में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव डेविएशन में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इनके एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्यों रखने हैं याद, क्योंकि एग्जांपल
कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। जैसे आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखो, मैं इसको आपको थोड़ा ट्रिक की हेल्प से बताती हूँ। जिनके नाम और स्ट्रक्चर आपको लगे ना बिल्कुल सेम सेम सेम, तो वो आइडियल का एग्जांपल है। जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन, सेम सेम से ही, इसमें 6 कार्बन है इसमें 7 है, वो तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, ये भी सिमिलर से है, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें आगे कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, किसी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो वो होएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मिक्स करने के बाद यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ अलग, कोई ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में इंटरेक्शन हो सकती है, तो वो होएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन का। आगे आएगा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स होते हैं बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम रहता है लिक्विड स्टेट में भी और वेपर फेज में भी, और वो बॉयल होते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना इम्पॉसिबल होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहता है और उनके कंपोनेंट्स को जो है उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। अभी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है? ये फॉर्म्ड होते हैं जब हमारे पास लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, 95% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम, ये हमें लर्न करना है। ये एग्जांपल जो भी हमें दे रखे हैं ये अच्छे से याद रखने हैं। तो ये कहलाएगा हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ऐसे ही आएगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? वो जो ऐसे सॉल्यूशंस जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो कहलाएंगे हमारे नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रिक एसिड वाटर मिक्सचर कंटेनिंग 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास। उसमें 95% ऑफ इथेनॉल इन वाटर था, इसमें 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास है इन वाटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ना कि उनके नेचर के ऊपर। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? जब हम सोलवेंट को लेते हैं प्योर स्टेट में तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम सोलवेंट को सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला है, देखो ये है PA1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय सोलवेंट इज इक्वल टू X2। X2 होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमारे लिए पास फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में, ये P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं इन अ सोलवेंट तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे सॉल्यूशन का। वो कितना इंक्रीज़ होता है वो देखो, जो इंक्रीज़ आया वो आया है डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या है? TB माइनस TB0, यानी सॉल्यूशन माइनस सोलवेंट, वो आएगा KB इंटू एम। अभी KB के इंटू एम क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में होता है ऐसे, डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लगा देते हैं KB। KB होता है मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, और M है हमारा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं इन ए गिवन सोलवेंट तो उस टाइम पे क्या होता है, जो
फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। अगर हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ से। कितना कम हुआ है वो होगा टी एफ नोट माइनस टी एफ, वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम करेंगे हम उस, वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर लगा देंगे के एफ। आप देखोगे के एफ क्या है हमारा, के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यही से हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम हमें पता है मोलैलिटी है। और हमारी लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पाई से। अब ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अगर मान लो मैं 2 कंटेनर ले रही हूँ एक तरह से और उनके बीच में मैंने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स को मूव करने देती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देती। तो जिस साइड सोल्यूशन है, जिस साइड सोलवेंट है वहाँ से पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं उस साइड जिस साइड सोल्यूशन है। ठीक है, सोलवेंट के पार्टिकल सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर एक पिस्टन लगाकर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो सोलवेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो रोका जा सके। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पाई से, और इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी या N2/VR/T। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उन्हें हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, यानी हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर से सोलवेंट की साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो हमारे घर पर यूज़ करते हैं RO, ये वही RO है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्सो फैक्टर। वेंट्सो फैक्टर क्या है, जब हमने इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया तो हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो अलग आता है, और इन फॉर्मूले से हम जब वैल्यू निकालते हैं तो वो अलग आते हैं, दोनों वैल्यू सेम नहीं आते। तो वहाँ पर एक वेंट्सहोफ नाम के साइंटिस्ट ने अपने नाम से फैक्टर डिस्कवर किया जिसे हम बोलते हैं वेंट्सहोफ फैक्टर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या बताता है कि जो उसका नॉर्मल मोलर मास है डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या ये बोल सकते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व हुई है एक्सपेरिमेंटली डिवाइड बाय उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्योंकि हमने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वहाँ कहीं पर भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात नहीं हुई, जबकि एक्चुअल में एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन भी होता है। जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं तो उस टाइम पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि 2 सोल्यूट के पार्टिकल्स मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करें, या एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट है वो उनको फॉर्मेशन करें उनकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर वहाँ पर डिसोसिएशन होता है जैसे सोल्ट है तो क्या होगा, वो एक सोल्ट जैसे मान लो मैंने बात की KCl की, तो वो क्या बनाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है। अगर डिसोसिएशन होता है तो उस टाइम पे जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो हमेशा जो I की वैल्यू है वो आती है ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1/N-1। अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन किसका होता है, जैसे क्लस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वैल्यू I की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और यहाँ पर अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1-I/1-1/N। ठीक है, अब यहाँ से जब हमें पता चल चुका है कि जो हमने फॉर्मूले यूज़ करे हैं उसमें I की भी रिक्वायरमेंट थी,
तो हम उस टाइम पे बनाते हैं फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मॉडिफाइड फॉर्म। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या आएगा, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू IX2। हम यहाँ पर I को इंक्लूड कर देते हैं। ऐसी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M है, उसमें हम I को इंक्लूड कर देंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इसमें भी हम I को इंक्लूड कर देंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, उसमें भी साथ में I को इंक्लूड कर देंगे। आई होप आपको इसकी रिवीजन हो चुकी होगी। हमने क्विक रिवीजन करी है, जिन्होंने पहले सारी वीडियोस देख चुके थे वो सारे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, उनका फटाफट रिवीजन हो गया होगा। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।